नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है वो है नेट की काइनो हिंदी निबंध में। और ये है विवेकी राय का निबंध उठ जाग मुसाफिर। दोस्तों, ये निबंध पूर्ण नहीं किया था उन्होंने, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। मैं आपको इसका पूरा निबंध को आपको पढ़ के सुनाऊंगा और साथ ही जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो जो साथ ही साथ आपको बतलाता हूँ। वहाँ जाते समय कल्पना कर रहा था कि सदा की भांति तन मन में से पूर्ण स्वस्थ होंगे, पूर्ववत धदाकार साहस मिलेंगे, सदाबार से दिखेंगे, फुल कुस्मित होंगे। ऐसी संक्रामक निरोगता की प्रति पूर्ण के चाहक ग्राहक कम नहीं होते। सो घिरे होंगे गांव के या इधर उधर के प्रबुद्ध लोगों से। कुछ ले लो इस अंतिम आदमी से, क्या लोगे भाई, कहाँ टिक रहे हैं उनके गुरु गंभीर जीवानुभव या चिंतन निष्कर्ष तुम्हारी फटी झोली में। अच्छा चलो, मनोरंजन ही सही। पिछली बार गया था तो एक सवाल खड़ा मिला। आपने इतना बड़ा पुस्तकालय गांव में खड़ा तो कर दिया, पर कोई पुस्तक पढ़ने वाला नहीं रहा तो क्या होगा? प्रश्न सुनकर मास्टर साहब अर्थात जगदीश बाबू का चिर परिचित मुक्त हास्य बिखर गया और आधा उत्तर तो प्रश्नकर्ताओं को जैसे इसी में मिल गया हो। और यह भी कोई प्रश्न है? और यदि है तो इसे स्वयं से पूछो। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना होगा दोस्तों, ये विवेकी राय का जो निबंध है उठ जाग मुसाफिर, इसमें दोस्तों एक पात्र हैं जिनका नाम है जगदीश बाबू, और जो कि मास्टर हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको याद रखना होगा उनका एक पुस्तकालय उन्होंने गांव में खोला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको देखना याद रखना होगा कि पात्र का नाम निबंध में अक्सर कम ही मिलता है हमें देखने को, और लेकिन क्योंकि यहाँ पर पात्र का नाम दिया है और वो मास्टर भी हैं और उनका एक पुस्तकालय भी है, तो दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और दूसरा महत्वपूर्ण दोस्तों यहाँ है कि जो ये पंक्ति है आने वाली दोस्तों, मैं वो उसे बता देता हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। शेष आधे उत्तर के रूप में पूरे आत्मविश्वास के साथ एक प्रश्न ही उन्होंने छाल दिया। अरे भाई, रात होती है, अंधेरा होता है, तो तुम चाहो न चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयं ही उतर आता है कि नहीं? फिर वही मुक्त मृदुवंत हास, और तब ऐसा लगा कि जैसे दिनकर की कविता पंक्तियाँ आकर खड़ी हों और मास्टर साहब के पक्ष में गवाही दे रही हैं कि जवानी की आंखों में ज्वाला होती है और बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। और यही कारण है कि दोस्तों, यहाँ पर पंक्तियाँ मैं आपको सुनाऊंगा, उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर जो एक पंक्ति है दोस्तों वो महत्वपूर्ण है, और वो है अरे भाई, रात होती है, अंधेरा होता है, और तुम चाहो न चाहो प्रभात का प्रवेश में उत्तर आता है। दोस्तों, ये वाली पंक्ति जो है वो महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। आपको पंक्ति में आपको सुना देता हूँ दोस्तों, जो उस प्रकार है। उठ जाग मुसाफिर, जवानी संचय होती है, जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है। जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। लो गांव वालों, बहुत लगन के साथ जवानी से सिंचित किया यह विशाल पुस्तकालय आयु के 55वें पड़ाव पर तुम्हें सौंप रहा हूँ। संभालो अपनी धरती, और जब वे क्या सचमुच महान नहीं हो जाते? लेकिन इस महानता की कल्पना को तब गहरा धक्का लगा जब उन्हें बेहालहीन स्थिति में देखा। जरा तुषार विहीनता शरीर सरोजनी, पूरा श्लोक मुंह में गढ़ते गढ़ते रह गया। नहीं, अभी प्राण भ्रमर उसे छोड़ कहीं जाने वाले नहीं। मात्र निश्चित उतान पड़े सोए हैं, चौकी पर बिस्तर नहीं है। अधो वस्त्र के रूप में मात्र खादी का अंडरवियर है और खादी का ही एक पुराना गमछा ओढ़े हैं। वस्त्र दोनों साफ सुथरे नहीं। फिर एक धक्का लगा, खादी के चमाचम धवल धुले वस्त्रों के लिए वे एक प्रतिमान समझे जाते हैं। उत्तराभिमुख बैठक खाने के आगे लता पत्रादि से घिरे पूरे प्रांगण को घेरकर जो एक अर्गनी है, वह बराबर आंखों पर चढ़ने वाले कपड़ों, धुलने के लिए सूखने के लिए डाले गए वस्त्रों, धोती कुर्ता, बड़ी चादर और गमछा आदि से सज्जित मिलती। यह उनकी एक विशिष्ट पहचान रही। आगंतुक इसे देखकर अनुमान कर लेते थे कि वे मौजूद हैं। जो मौजूद तो वे आज भी हैं, पर कैसी बीमार, बेपनाह
बेपहचान मौजूदगी। कोई व्यक्ति पास नहीं है और क्या मान लें कि बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करेंगे, लेकिन न आती मौत तो बूढ़े भी क्या करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही ये पंक्तियाँ लिखी हैं विवेकी राय जी ने। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं थी, वहाँ न तो सेवा करने वालों का अभाव था और न ही मौत का इंतजार था। मात्र वे बीमार थे, कभी बीमार न पड़ने वाला आदमी बीमार था। यही कारण था कि आश्रम एक सुहावना पावन जैसा वह आवास उदास था। उधर मैं अपने सोच में डूबा था, उधर कई लोग वहाँ पहुंचकर उसे जगाने लगे थे। बाबा बाबा देखिए, आपसे मिलने कौन आए हैं। आंखें खोलकर मेरी ओर देखते देखते उन्होंने कहा, शरदचंद जी बैठ जाइए। अर्थात वे मुझे पहचान न सके। शरदचंद उनके विद्यालय के प्राचार्य का नाम था। बहुत कड़वा सत्य था, भीतर बेचैनी होने लगी। सामने वे ही तो हैं, पर वह कौन बोल रहा। कितना क्रूर, कठोर और दुर्गम है समय के हाथों इस प्रकार झटक दिया गया जाना। उनके एक स्वजन के कान के पास मुंह पर जोर से जब मेरा नाम बताया तो जैसे तरंगित हो गए। सोए सोए सुपरिचित खुले हुए स्वर में बोले, क्षमा, बारंबार क्षमा, 1000 बार क्षमा। बैठिए बैठिए, शरीर है ना, ठीक हो जाता है तो पिछली बार की तरह बनारस चला जाएगा। आप कहेंगे तो आगे इलाहाबाद या फिर दिल्ली तक चलेंगे। अरे आपको चाय पिलाओ भाई, भोजन का भी वक्त है। फिर न हो तो आज पुस्तकालय के लिए एक बैठक भी कर लेंगे। बोलते बोलते एकदम चुप हो गए। लगा कि बोलने में कठिनाई हो रही है। खुले हुए ऊंचे निरोग जैसे स्वर की ठनक तो वही थी, पर उसका आत्मविश्वास से पूर्ण पहले जैसा स्वाभाविक ताप नहीं था और ठंडापन छिप नहीं रहा था। सामने वाला चिकित्कारी सत्य बहुत आहत कर रहा था। 1 साल के भीतर ही क्या हुआ? क्या सचमुच बुढ़ापा अचानक दमक कर चकित कर देता है कि अरे यह क्या हुआ? राष्ट्रीय स्तर के एक विद्या मंदिर के एक तेजस्वी शिक्षक, गांधीवादी चिंतन और जीवन शैली में आजीवन रसे बसे, सदाबहार स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध ग्राम मनीषी तथा सुरुचिपूर्ण सुबेश में सदा साहस मिलने वाले समाज सेवी को ऐसे बेहाल कैसे दिख रहा हूँ? लेकिन बेहाल कैसे संभव है? यह नियति और जिजीविषा का संघर्ष है। अभी यात्राएं करनी है, पुस्तकालय के भविष्य को संवारना है। इस बुद्धिजीवी के भीतर कोई कपिंद्र दीप्तित न दिख रहा है। मरते चाही न आमी सुंदर भुवने, मानवेर माझे अमी बाची करे चाई। पर विश्व जगतेर माज खने दड़ाइयाँ बाजाए भी सौंदर्य वासी। मकान जर्जर होने से क्या, मकान मालिक जवान है। वह इस सुंदर संसार को और सुंदर बनाने के लिए जिएगा। यहाँ खड़े होकर बंसी बजाएगा। हाय रोग, हाय दैया, हाय कैसे करें उसकी बलाए नहीं। वह रोएगा धोएगा नहीं, पड़ा रहेगा शांत मौन। कौन शिकवा शिकायत नहीं। अपने प्रिय कबीर साहब की तरह बेहद मैदान में सोया है। कुछ निरंतर हो रहा है। क्या हो रहा है? शायद सुमिरन भजन। आश्चर्य से इधर मैं उसके एक स्वजन से उनकी अप्रत्याशित अवस्था के विषय में जानकारी ले रहा था और उधर अपनी मौज में जैसे मुझे सुना रहे हैं। उसी अमंद स्वर में अर्धमुदी आँखों में बोलते जा रहे हैं, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम बिसरी तो घोर घोर पी। झूठे सुख को सब कुछ कहत मानत है सब मोद, जगत चमेना काल को चह कर अंतकाल तुम सुमरन गति। और फिर चहक कर कुछ मौज में, माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिना दुख कौन हरे। तराने पर विश्राम लगा तो वे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और अब चलने की आज्ञा दीजिए कहने लगा। अच्छा, अगली बार जल्दी आइएगा तो अपने साहित्यिक पुस्तकालय पर 24 घंटे का हरि कीर्तन कराया जाएगा। वही मुद्रा, वही अंधमुखी आंखें, वही निर्भाव भाव में चौकी पर लेटे लेटे बोलना जैसे किसी और से नहीं स्वयं से बोल रहे हैं। आत्मलीन आत्म संबोधन। अब मैं बहुत हैरान हूँ। इस राम नाम लड्डू, सुमिरन भजन, हरि कीर्तन और राम नाम बिना दुख होन भरे बारी धार्मिक लाइन पर कभी इन्हें इस प्रार्थी भाव से देखा नहीं। फिर दुख हारने में माता की सनातन भूमिका का स्मरण, उसके जीवन और चिंतन शैली को देखने में बातें बेमेल पड़ने से उतर नहीं रही हैं। तो क्या मान लें कि यह हारे को हरि नाम वाली स्थिति है, मगर हारे कहाँ हैं?
अभी तो मन जवान है, लड़ रहा है, पुस्तकालय की मीटिंग कर रहा है, यात्राएं कर रहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो यहाँ को जीत ही जीत है, अंत भला तो सब भला। यात्रा के इस पड़ाव की यह श्रेष्ठतम स्थिति है कि आदि व्याधि सहित मौत को पछाड़कर आदमी अपनी मौज में दहाड़ता रहे। नहीं, यहाँ पराजय का अस्तित्व नहीं है। यहाँ किसी अपनी बीमारी या किसी डॉक्टर या सर्जन की चर्चा हो रही है। चर्चा है गोपाल नाम घी की, अर्थात अगले पड़ाव पर चलते चलते में घी खाकर तगड़े बन जाएं, यही आदर्श वीरता है। यह एक निराला संदर्भ है। सत्य है कि रेत सा मन ढह गया है, मगर किसका? वह जो एक कल्पित नामूल रूप है, क्या उसका जिसके लिए वह मैं का प्रयोग करता है? नहीं, मैं आरक्षित हूँ, यही कवि कह गया है। वह अलक्षित है, यह तो दिखाई पड़ रहा है। जो अगणित बंधनों से जकड़ा है वह नहीं है, गुण और संस्कार ही नहीं है। अपना यह ओढ़ा हुआ व्यक्तित्व, कल्पित संबंध और अर्जित ज्ञान भी महामारक बंधन, जो अब यह परम पुरुषार्थ देखो, यह निर्वध असंग पुरुष इस बंधे हुए पुल से गुजर जाने के लिए उद्यत है। यही कारण है कि जीवन भर गांधी, अरविंद, राधा कृष्णन और कबीर आदि ने से लेकर दिनकर, पंत प्रसाद, प्रेमचंद और हजारी प्रसाद आदि को पढ़ने वाला अब स्वयं को पढ़ रहा है। तो दोस्तों ये वाली पंक्ति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि जीवन भर गांधी, अरविंद, राधा कृष्ण, कबीर के आदि से लेकर दिनकर, पंत, हजारी आदि तक को पढ़ने वाला आप स्वयं को पढ़ रहा है। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। दोस्तों आप याद रखिएगा। आगे मैं आपको चलता हूँ, पढ़ाता हूँ आगे की बातें। अपना दीप अपने आप, अपना जिया अपना वेद, अपने अनुभव की राशि विपुल पुराण, तो क्या माता बिना आदर कौन करे? उसी का एक महत्वपूर्ण पाठ है, अवश्य बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। जीवन यात्रा से थका प्रत्येक यात्री विश्राम चाहता है, उसे माता की परम पावन गोद का आश्रय चाहिए। यह पंक्ति भी दोस्तों महत्वपूर्ण है। आगे है दोस्तों, उसके आदर में निर्वेद विश्राम है और वह निर्विघ्न आश्रय है। उसके आदर में ही विश्राम है और आश्रय की स्थिति है। इसीलिए जीवन की बीहड़ बेला में उसे स्मरण करते हैं। क्रूर कठिन संसार द्वारा झटक दिए जाने पर धुंधले के धूप धुंध में किसी अवांछित हाशिए पर पहुंच गए तो किसे याद करें? उस आदर का स्मरण मात्र एक दुखहर सैलाब है, सांत्वना का बल है, एक रोमांच है, एक अहोभाव है और हर्षित विश्राम है, विराम है। किसी कवि की पंक्तियाँ उमड़ रही हैं इसी बात पर, जो कि इस प्रकार है। दोस्तों मैं आपको पढ़ के जाता हूँ। माँ चंदन की गंध है, माँ रेशम का तार, बंधा हुआ जिस तार में सारा ही घर द्वार, यहाँ वहाँ सारा जहाँ नापे अपने पाँव, माँ के अंचल सी नहीं और कहीं भी छाँव। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर मार्मिक यहाँ पर पंक्ति दी है विवेकी राय जी ने। दोस्तों ये जो पंक्ति है बहुत ही सुंदर है और मार्मिक है और महत्वपूर्ण भी है, पूछी जा सकती है एग्जाम में। और क्यों ना हो, वैसे भी माँ पर लिखी गई पंक्तियाँ तो वैसे ही महत्वपूर्ण हो ही जाती हैं, एग्जाम में आए या ना आए वो अलग बात है। तो थके यात्री को अब ठहराव चाहिए, विश्राम चाहिए, माँ के अंचल की छाँव चाहिए, माता बिन आदर कौन करे। ये बात सत्य है दोस्तों। माँ ही एक ऐसी होती है, बेटा चाहे कितना ही कपूत हो, बुरा काम करता हो, कुछ भी करता हो, कितना भी उसे समाज से धिक्कार दिया गया हो, लेकिन माँ जो होती है वो अपने बच्चे को हमेशा आदर देती है और वही उसे अपना आदर के साथ अपना पल्लू देती है, अपनी गोद देती है, उसे सहारा देती है। कुल मिलाकर यह निज घर वापस लौटने की लालसा है, पर घर की आपाधापी में श्रम से छुट्टी मिले, दासत्व से छुट्टी मिले, सर्वोपरि आत्मज्ञ रहे राजा, स्वस्थ रहे तो सानंद रहे। जो देखा, जो सुना और जो सोचा समझा, कुल मिलाकर जो जिया वह समोह मूल परमार्थ नहीं, और मोह सकल व्याधिन कर मूला। अर्थात इन्हीं सारी व्याधियों से ग्रस्त दुखिया सब संसार है, उलट बांसी में जीती है। लोगों ने कहा मास्टर साहब बीमार है, बीमार अर्थात रोगग्रस्त, अस्वस्थ। अभी कुछ माह पूर्व जब आँख कान दिल दिमाग चलना फिरना, हंसना बोलना, खाना पीना और व्यवहारिक जीवन जीना दुरुस्त था तो समझ लिया तंदुरुस्त है। वह तन अब दुरुस्त नहीं जिसके अंग काम नहीं करते। कोई भी व्यक्ति तन नहीं, वह इसके भीतर उसका संचालक नियामक बनकर बैठा है। उसी में स्थित होना, उसमें स्वयं के साथ होना, स्वस्थ होना और स्वस्थ होगा वही शांत होगा, निर्मय मोहा होगा,
निर्द्वंद निश्चिष्ट होगा, बेपहचान होगा और वही बोल सकेगा माता बिन आदर कौन करे। भव रोग रोगी माता का नहीं रोग का, दवा का, डॉक्टर का, अस्पताल का, राग का अलापता विक्षिप्त रहेगा। कहाँ ऐसी मौज नसीब होगी कि राम नाम लड्डू बांटे। तो मास्टर साहब स्वयं स्थित हैं, बांट रहे हैं तो दुनिया के लोगों को लड्डू लो, घी मिश्री लो और फिर परम लाभ के लिए राम का नाम लो। राम बिना दुख कौन हरे, और मेरे लिए माता का प्यार अलम है। जीवन भर कबीर को पढ़ने वाला अब कबीर को जिएगा। जीवन की यही वेरंड स्थिति है, जब चाहे चली गई और फिर चिंता कहाँ टिकेगी। और फिर तो मनुआ बेपरवाह, क्या मस्ती, किसको कछु न कही चाहिए, वह साहन का साह। इस संसार पर संसार की निगाह नहीं पड़ती, वह देखती है यह शरीर है, बीमार है, अब अधिक नहीं चलेगा, मगर वह रुकता कहाँ है। जब जो है सब नई यात्रा की प्रस्थान प्रक्रिया है। यह तो वंशा सृजन परणी की त्यागने और निवानी ग्रहणतानी के मध्य का सचल परिदृश्य है। परम पावन है मृत्यु रे तहु मम श्याम समान। रवि बाबू का श्याम ही मास्टर साहब की माता है। तो दोस्तों ये पंक्ति आप देखिए, रवि बाबू जो है वो श्याम मास्टर की साहब की माता है। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम्हारा प्यार ही वंचित है, संसार पीछे छूट गया, अब कैसा बंधन। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लोग एक गीत गाया करते थे, हम दीवानों की ये क्या मस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ रहे, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और अब लगता है उसी गीत की अंतिम पंक्तियाँ को ये जी रहे हैं। वो अंतिम पंक्तियाँ क्या है दोस्तों जीवन की, वो है अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें जीने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही सारा बंधन तोड़ चले। कहाँ चले, माता का प्यार पाने के लिए उसकी गोद में, मगर वह तो बहुत बहुत पीछे छूट गई। जन्मदात्री माँ की गोद अब असंभव संभव है, उसकी भारत माता की गोद, प्रकृति माता की गोद। अरे हम भारतवासी कितने सौभाग्यशाली हैं और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है कि आदर प्यार और दुलार सहित जीवनदात्री हमारी माताओं की विस्तृत सूची है। गंगा, गीता, गायत्री और धरती सहित अनेक देवी देवताओं की अधिक पवित्र संज्ञाएं माता शब्द से जुड़ती हैं। जन्मदात्री भौतिक माता से कुछ अधिक ही भावात्मक संबंधों वाली माताओं के स्मरण से रोमांच देखते हैं। भौतिक जीवन की माताएं कुमाता भी हो सकती हैं। इस 20वीं-21वीं शताब्दी का आधुनिक दौर इस संदर्भ में बहुत कुख्यात हुआ, परंतु भावात्मक संबंध वाली माताओं का स्नेह वो सब सुपुत्रों के लिए कभी रिक्त नहीं होता। उनका आदर, अवदान और आशीर्वाद बहुत ही शक्तिशाली होता है। साथ ही अकृत्रिम, सहज और निस्वार्थ भारत माता के प्रति भक्ति, समर्पण और सेवा भाव की तरंगों ने एक तिरंगा इतिहास रच लिया। लिखा सुना नहीं, वह सब आँखों देखा सच है। समस्त भूगोल, इतिहास और पुराण से जुड़ी मान्यता जन्मदात्री माँ सहित एक भारत माता के भावों में जब सम्माहित हो गई थी। वंदे मातरम, क्या पता मास्टर साहब उसी माता की सुधि में अलग जगह रहे हों, माता बिन आदर कौन करे। हाँ, मैं साक्षी हूँ। मास्टर साहब के जीवन का प्रवाह और पूर्वाहन का जीवन विजयी, विश्व तिरंगा और भारत माता जननी हमारी जिनको शीश झुकाएंगे जैसे गीतों को गुंजार में रमा था। हमारे पहल उन्हें एक प्रभात फेरी में देखा था। उनके गांव पर एक बारात में गया था। गर्मी का दिन था, सारा गांव आज़ादी के दीवानों का गांव है। बहुत लगभग 4 बजे समावेश स्वरों की आकर्षित गीत ध्वनि मेरे मीठी नींद से टकराने लगी। उठकर देखा, एक जुलूस है और वह गांव की गलियों में घूमते हुए सड़क पर निकल रहा है। हाथों में चक्रांकित तिरंगा झंडा लिए 2 कतारों में 15-20 लोग हैं। लोगों ने बताया आगे आगे 2 व्यक्ति हैं, कुछ बड़े बड़े झंडे लिए। एक युवा और एक प्रौढ़ व्यक्ति है, उनको लोग संत जी भी कहते हैं। जो युवक हैं कॉलेज में पढ़ाता है, उनका नाम जगदीश। तो यह था प्रथम दर्शन। परिचय बाद में पुस्तकालय के माध्यम से हुआ। मुझे स्मरण है उस दिन प्रभात फेरी में लोग गा रहे थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। तो दोस्तों ये इस लाइन की पूरी पंक्ति है। इस नाटक का जो माफ़ कीजिएगा, निबंध का जो दोस्तों टाइटल है, निबंध का जो नाम है दोस्तों, वो पूरा है इस प्रकार से, उठ जाग मुसाफिर भोर भई,
अब रैन कहाँ को सोबत है। दोस्तों तो ये पूछा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आप याद कर लें। वास्तव में यह उठ जाग वाला तथा उत्थिष्ठित जागृत के प्राग ऋषि आह्वान को नए संदर्भ में ध्वनित करने वाला गीत मास्टर साहब का प्रिय गीत है। अनेक बार उनके मुंह से सुना है। क्या पता जीवन की चढ़ती अवधि पर यह राष्ट्र जागरण वाला गीत इस जीवन की उत्तरी सांध्य बेला में आत्म जागरण की कोई मनोवैज्ञानिक लहर बनकर कंठ स्वर में फूट पड़ी हो। माता बिना आदर कौन करे, जन्मदात्री माँ की ममता भारत माता में स्थानांतरित रूपांतरित हो गई हो, ऐसी भाव रूपांतरण स्वाभाविक है। उस सेनानी पीढ़ी को भारत माता के प्रति स्वाधीनता और नवजागरण के प्रति समर्पित तथा गहरी ससंती समय का एक ज्वलंत सत्य है। आत्म जागरण बनाम राष्ट्र जागरण गीत की प्रथम कड़ी का भाव प्रवाह दोनों होर है। उठ जाग मुसाफिर भोर वही, अब रैन कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। तो दोस्तों ये बहुत ही पुरानी कहावत है हमारे यहाँ पर कि जो सोबत है वो खोबत है और जो जो जागत है वो पावत है। तो सत्य बात है दोस्तों, यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। किंतु आगे की पंक्तियों की राष्ट्रीय अर्थ में नई व्याख्या की जाती थी। मास्टर साहब कहते गीत में रब का प्रभु का ध्यान करने की बात कही गई है। हमारा रब भारत माता है, हम उसी का ध्यान करते हैं। रही बात पापा की, तो हम वासियों में अपनी फुटमत का गाफिल सोने तथा सोए रहने का पाप किया, जिसकी करनी भुगत रहे हैं, पराधीन बने हैं। भारत माता बंदनी है। और अगली पंक्तियों में जगने, एकजुट होने और कुछ करने का आह्वान है। और अंत में क्या कहा, जब खेती चिड़िया चुग डारी, फिर पछताए क्या होवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तो दोस्तों इस जागरूक मंत्र उठो जागो पर राष्ट्रीय व्यापी मंत्र प्रभात बेला में स्पंदित है। मूल समस्या सो जाने की है, इसलिए जगाने के लिए बहुआयामी यत्न चल रहे हैं। कोई भारत माता का भगत भी है और सिंह भी है, तो वह क्या करता है, जवानों को जगाने के लिए काउंसिल में बम फेंकता है और फिर फांसी पर चढ़ने जा रहा है, तो भारत माता से विदा मांगता है। बहुत लोकप्रिय गीत था, विदा कर दो मुझे माता। एक निराला कवि है जो इस बात पर तड़फ रहा है कि सिंहों की माद में आया है आज श्यार। और फिर वही जागो नगपति जागो विशाल। कोई छायावादी कवि प्रसाद रूप में नवजागरण मंत्र फूंक रहा है, बीती विभावरी जागरी भारतेंदु जुगने की, डूबत भारत नाथ बेगी अब जागो। उन्होंने परमात्मा को ही पुकार दिया, पुकार सुनी गई। वह परमात्मा आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित होकर और गांव के किसानों में नवजागरण का आदम ज्वर बन उमड़ रहा है। जगे हैं, जगा रहे हैं, उठ जाग मुसाफिर। प्रभात फेरी की यह श्रृंखला गीज गुंजार से गूंजती है। आत्म बलिदान के मंजिल तक वंदनी माँ को न भूले, राग में अब मत झूलो हो जहाँ भली शीश अगणित एक सिर मेरा मिला लो। तो दोस्तों यह पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही सुंदर मार्मिक यहाँ पर दोस्तों इस निबंध में चित्रण हो रहा है माता भारत माता का। और उठ जाग यानी कि यहाँ पर दोस्तों जगाने का मतलब प्रजा को जनता को जगाने की कोशिश की जा रही है। और जो कि ये इन्होंने दर्शाया है कि भारतेंदु युग से लेकर के जगाने की प्रक्रिया छायावाद तक चली आ रही है। वो जगाने की प्रक्रिया बंद न होनी चाहिए, जगते रहो, संसार को जगाते रहो। वही चीज़ दोस्तों यहाँ पर दिखाई गई है और गीतों के माध्यम से और बड़े सुंदर पंक्तियों के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है। यह निबंध स्टार्टिंग में बड़े ही थोड़ा सा कठिन शब्दों वाला, थोड़ा बोझिला अवश्य आपको लगे, परंतु उसके अंदर बहुत ही मार्मिक और सुंदर पंक्तियाँ हैं, समाहित हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही हमारे मन को स्पर्श करती हैं, हमारे हृदय को स्पर्श करने वाली है। बंदनी भारत माता स्वतंत्र हुई, परंतु उस त्यागी बलिदानी और आज़ादी की दीवानी पीढ़ी पुत्रों के सपने कहाँ पूर्ण हुए। अब तो भारत माँ का नाम लेना ही गुनाह जैसा। उस नाम का सारा रोमांच वोट तंत्र के बुलडोजर में चपकर चूर चूर हो गया। समर्पितों में से कुछ कुंठित हो मर खप गए, कुछ पथभ्रष्ट हुए, ऐसे ही देश के कांटों से बचाते बचाते फूलों की मालाओं में डूब गए। कुर्सी कमाई, पार्टी प्रॉपर्टी और लोकतंत्र बनाम धनबल तंत्र, बाहुबल तंत्र, आधे अंधे युग के भ्रष्टाचार भक्त गा बजा नाच रहे हैं। दोस्तों बहुत ही सुंदर मार्मिक दोस्तों पंक्तियाँ हैं और मैं कह रहा हूँ दोस्तों इस निबंध की अगर सबसे अच्छी और सबसे सुंदर पंक्तियाँ हैं तो दोस्तों वो ये हैं। मेरे हिसाब से इन पंक्तियों में दोस्तों वो सब कुछ दे दिया है, यानी कि इस पूरे निबंध का निचोड़ दोस्तों
इन पंक्तियों में दे दिया है। वाक्य में ही मैं एक बार पुनः ये सुनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों कि यहाँ पर दोस्तों नेताओं और जो हमारे यहाँ लोकतंत्र में नेताओं ने जो पथभ्रष्ट हो चुके हैं उसको दोस्तों बनाया है। देश आज़ाद भले ही हो गया है, लेकिन आज़ादी के बाद जो आज़ादी के सच्चे वीर थे वो तो समर्पित हो चुके देश के लिए, और जो कुछ बचे तो वो बदल गए और कुछ मालाओं में दब गए, अर्थात भूल गए वो कि कभी हमारा देश कैसा था। तो यह बहुत ही सुंदर एक व्यंग के रूप में, एक व्यंग के रूप में दोस्तों, बिंब के रूप में बहुत ही सुंदर रूप से प्रदर्शित किए है, समझाया गया यहाँ पर बात। आगे चलता हूँ दोस्तों, बढ़ाता हूँ आगे। अब हो नाचो बहुत गोपाल, चोर मचावे शोर, तब मास्टर जैसा व्यक्ति अब क्या बोले कि ये सोए देश को जगाए, किस किस सोए हुए देश को जगाए। अब मान ले पुस्तकालय उसका भारत है, अंधेरी रात के बाद प्रकाश को आना ही है। तब वह घर लौटे, माता बाट देख रही है, माता बिना आदर कौन करे। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्विया, एक शब्द जोड़कर उसे एक उच्चासन प्रदान करे। मातृभूमि, जन्म दिया माता सा जिसने, किया सदा लालन पालन, जिसकी मट्टी जल से ही है, रचा गया हम सबका तन। बहुत ही सुंदर दोस्तों पंक्तियाँ पर दी हैं। पंडित मनन द्विवेदी गजपुरी की इस कविता ने मातृभूमि के अवदानों को लता द्रुमित सहित रक्षाकारी उपादानों की ओर संकेत के बाद कवि की एक मार्मिक बात कहता है कि माता की गोद तो केवल बचपन से मिलती है, परंतु मातृभूमि की तो मृत्यु पर्यंत अपना स्नेह लौटाती है और मृत्यु के बाद शरण शरण पन अपने में मिला लेती है। अंत में कवि कहता है, ऐसी मातृभूमि मेरी है स्वर्ग से भी प्यारी, जिसके पद कमलों पर मेरा तन मन धन सब बलिहारी। तो दोस्तों यहाँ पर जो विवेकी राय जी कहना चाहते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गोद, माता की गोद, बार बार दोस्तों जो माता की गोद की बात आ रही है दोस्तों, यहाँ पर वो माता की गोद कौन सी है, वो भारत माता की गोद है। वो भारत माता की गोद के बारे में है दोस्तों, वो बात कही जा रही है, बार बार आपको समझाया जा रहा है कि जो माता की गोद है दोस्तों, ये भारत माता की अपनी गोद है और इसके लिए आदमी यहीं पर एक दिन जन्म अपनी माता से लेता है, लेकिन इस माता की गोद में उसे सोना पड़ता है। तो यह है माता, मातृभूमि, जन्मभूमि स्वर्गलोक से भी प्यारी, जननी जन्मभूमि ग्रीष्यसी। एक जगह हुआ व्यक्ति उसके लिए तड़प रहा है। इस तड़पन में गीता के ऊंचे ज्ञान की गूंज है। यह भूमि अष्टभेदी प्रकृति में प्रमुख ही माता है और पुरुष में परमात्मा पिता है, और न कोई माता है और न पिता है, वे तो निमित्त मात्र हैं। इसी माता भूमि, मातृभूमि और सबका भाव इसके सपनों में डूबा मुसाफिर पूरे देश को जगाता है। माता बिन आदर कौन करे, अर्थात भारत माता एक धन्यता का भाव है, एक भावभीनी जननी जन्मभूमि की प्रार्थना है, एक मंत्र है, एक सुमिरन भंजन और कीर्तन है, जीवन साधना का सार है। बुद्धि विकुंठानाथ समाप्त कुंत्या, अब आश्रय नहीं तुम्हारा, पराश्रम चाहिए, संसार का आश्रय हार है और परमाश्रय जीवन की जीत है। बस अब शरण दो माता, एक मर्म स्पर्शी पुकार है। अंतिम पीड़ा की घड़ी में वाल्मीकि की सीता जी ने भी पुकारा था, माधवी देवी विवरम दातु महिरती, पृथ्वी माता मुझे अपनी गोद में स्थान दें। माता का सादर आदर मिला, वे उत्तीर्ण हुई। दोस्तों कितनी महत्वपूर्ण बात दोस्तों यहाँ पर बताई है विवेकी राय जी ने। अंत में बता दूं, उस दिन मास्टर साहब को एक विजेता की स्थिति में देखा। देह गेह आलिक मया की तरंगे नहीं, स्वयं दोस्तों ये है अपूर्ण है दोस्तों निबंध, इसको पूर्ण नहीं है मेरे पास तो दोस्तों, पूर्ण निबंध है, लेकिन जितना भी है दोस्तों मैंने आपको सुनाया लगभग ख़त्म ही होने वाला है। यहाँ पर समापन ही हो जाएगा, क्योंकि मास्टर जी को यहाँ पर दिखा दिया है और हो सकता है कि उनको माता की गोद अवश्य जल्दी मिल जाए, ऐसा मुझे आभास होता है। शायद आने वाली पंक्तियों में यही होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हमारे इतना ही। बहुत ही सुंदर बात विवेकी राय ने अपने इस जाग मुसाफिर निबंध में दी है और इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें दोस्तों मैंने आपको बता चुकी, जिसमें कि एक दो पात्र के नाम है मात्र जो कि, और मैं आपको बता चुका हूँ वो महत्वपूर्ण है, कुछ पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं। और क्योंकि मात्र विषय है दोस्तों, इसकी विषय वस्तु माता की गोद है और भारत माता की गोद है, अर्थात कहने का तात्पर्य है दोस्तों। और इसमें जो चर्चा राजनीतिक सामाजिक परिवेश की दिखाई गई है दोस्तों, क्या स्थिति है, क्या दिखाना चाहते हैं, और एक बिंब के माध्यम से दोस्तों एक
प्रतीक के माध्यम से दोस्तों पुस्तकालय को यहाँ पर दर्शाया है। पुस्तकालय का अर्थात हमारे भारत का प्रजातंत्र, जहाँ पर कोई सच्चा आदमी पढ़ने के लिए जाए, यदि वो दोस्तों दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर तो अवश्य करें, साथ ही साथ कमेंट अवश्य करें, जिससे कि हम आपको आगे और अच्छी अच्छी वीडियो देते रहें। तो दोस्तों आपके लिए इतना ही काफ़ी है। आपका दिन शुभ रहे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।